Good afternoon, friends. A very warm welcome to all of you in the Polity IS platform. मित्रों, ये एक आर्टिकल जो कि आज के इंडियन एक्सप्रेस का है और आज कितनी है 24 जून है 2026। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपके सामने है। क्यों कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट, इसके बाद मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये डायरेक्टली GS2 से आया है। GS2 में आप 4th पॉइंट देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज। तो जो भी चीज़ें होंगी उसका कंपैरिजन, और जो बच्चे एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं या फिर जिन्होंने क्लासेस कर रखी है उनको ये बात पता होगी कि कंपैरिजन दूसरे दूसरे कंट्रीज से अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं मेंस में। तो कंपैरिजन का क्वेश्चंस यहाँ पर विद दूसरी कंट्रीज ने, क्योंकि हमने यूके का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया हुआ है, यूके से ही हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट की है। ये बात एक प्रीलिम्स का फैक्ट है। देखो, मेंस प्रीलिम्स की कोई अलग से तैयारी नहीं होती। जब मेंस के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होते हो तो उसी में फैक्ट्स जो होते हैं वो प्रीलिम्स में काम आ जाते हैं। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहाँ से ली गई है? वो हम लिए हैं यूके से। अब यूके के उसी स्ट्रक्चर में एक इशू है जिसको हम समझेंगे, और उस इशू से हमारा कोई लेना देना नहीं, पर हम ओवरऑल इसको समझेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है? अच्छा, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है पॉलिटी आईएएस प्लेटफॉर्म में, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें रिकमेंड करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपके टेबल पे सिलेबस नहीं है तो प्लीज आज ही प्रिंट आउट ले लीजिए। दूसरा, आपके पास अगर PYQ की अगर बुकलेट नहीं है तो आज प्लीज मार्केट से ले लीजिए। और तीसरा जो मेरे लिए है, जो बहुत ही स्पेसिफिक है, बेयर एक्ट। अगर आप मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म में जुड़े रहेंगे तो इसकी गारंटी है कि आपको पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप और बहुत क्लैरिटी के साथ होगी। बस आपको कुछ बेसिक चीज फॉलो करनी है, और उसमें से एक ये है कि आपको बेयर एक्ट अपने साथ रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट पतली सी आती है, आप जाकर के मार्केट से उसको ले सकते हैं। हम पढ़ेंगे, आपको लक्ष्मीकांत रखना है, कोई इशू नहीं है, लक्ष्मीकांत हम पूरी कवर करेंगे। मैं इसी प्लेटफॉर्म में आपको 6th से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी जो पॉलिटी की है, जो नई वाली है, ये 2025 का जो रीप्रिंट है, उसको पूरा कवर करने का मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं पूरा कवर करूंगा। तो मतलब पॉलिटी का एवरीथिंग यू विल गेट हियर। ओनली थिंग इज दैट कि आपको यहाँ पर कंसिस्टेंटली रहना है, कंसिस्टेंटली रहना है। और मेरी सपोर्ट के लिए सिर्फ आप एक काम करें कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों तक जिनको पॉलिटी में इश्यूज आते हैं। ये पहली क्लास थी तो मैंने आपका शुरू का 2 मिनट लिया, लिटरली सॉरी फॉर दिस। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो, ये टॉपिक कह रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है रिप्लेस करने का, किसको? यूके के प्राइम मिनिस्टर को। अब यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो जो प्रोसेस यहाँ होगा, क्या वही सेम प्रोसेस हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के लिए, या फिर कोई डिफरेंस है? और अगर डिफरेंस है तो एक पॉइंट ये कि हमारा डिफरेंस तैयार हो जाएगा, और अगर सिमिलरिटी है तो ये एक पॉइंट सिमिलरिटी तैयार हो जाएगी हमारी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ, जब आप सिलेबस देखोगे तो वो प्रीलिम्स का तो कोई सिलेबस है नहीं, वो एक पन्ने का है जिसमें से आप बेसिकली इतना समझ पाओगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट यूपीएससी में पूछे जाते हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा उसमें कुछ। दूसरा, जो सिलेबस मेंस के लिए है, तो मेंस में किसी चीज को डीपली टच किया गया है, और वो भी इतना कि जैसे किसी चैप्टर, जैसे ये है, ये बस इतना टच किया गया है, ठीक है? इतना टच किया गया है कि उसकी हेडिंग दे दी गई है। और हेडिंग से कितना समझ पाओगे कि उसमें कितनी डीप चीजें पूछी जा सकती हैं? इसके लिए आपके पास PYQ होना चाहिए। वहां से आप ये समझ पाओगे कि देखो, मेंस में इस टॉपिक से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं, इतने डीप पूछे जा रहे हैं, ये चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। तो जब आपका पाथ क्लियर हो जाएगा, आपको चलना आसान हो जाएगा। चलना आसान हो जाएगा, फिर आपका एक बार कंसोलिडेशन मटेरियल का हो जाएगा, आपको मल्टीपल रिवीजन्स के साथ एग्जाम को क्रैक करना। सिंपल प्रोसेस है, इधर उधर ज्यादा नहीं भटकना है, एकदम
नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करो, ठीक है। अब अपने आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल कहता है कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है, जिनका केयर स्टारमर नाम है, वो बेसिकली अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं। देखो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। हुआ ये, कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्टेक्स्ट पहले समझ ले फिर आगे समझ। तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। स्टारमर उनका नाम है, केयर स्टारमर उनका नाम है, तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। अभी उनका टेन्योर 2029 तक था, पर उन्होंने पहले ही दे दिया रेजिग्नेशन। अब वहां पर उनके रेजिग्नेशन देने से री इलेक्शन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वहां पर पार्टी मेजोरिटी में है। कौन सी मेजोरिटी में है? पार्टी मेजोरिटी में। पार्टी एक के जाने से दूसरा नेता चुन लेगी, मतलब कोई दूसरा आएगा जो इनको रिप्लेस करेगा। या इसीलिए इस आर्टिकल में देखिए बात की गई है रिप्लेसमेंट की। क्या कहा गया है? रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर रिप्लेस होंगे। तो अभी जिनका नाम सुनने में आ रहा है उनका नाम एंडी बर्नहम है। तो एंडी बर्नहम को रिप्लेस किया जा सकता है, उनके चांसेस हैं कि वो इनकी जगह आएंगे। ये कॉन्टेक्स्ट है, एक रिप्लेस होने से दूसरे आएंगे, ठीक है। इतना ये लेबर पार्टी के थे, इतना बेसिक आपको पता है। अब हम अपने काम की बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हमारे काम की बात क्या है? अब यहां शुरू होता है कि यूके चूजेस इट्स पीएम। हाउ? कैसे चूज करती है यूके अपना पीएम? तो यूके एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहां पर भी दो हाउस है, टू हाउस है। देखो, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जिसको अपर हाउस कहते हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स है जिसको लोअर हाउस कहते हैं। पार्टी जो भी है वो होल्ड करती है मेजोरिटी। अगर कितने में से 650 सीट्स में से जो मेजोरिटी होल्ड करती है किसमें? लोअर हाउस में, वहीं से पीएम चुन लिए जाते हैं। अब थोड़ा यहाँ समझते हैं कुछ। 650 सीट्स हैं, इसमें मेजोरिटी कितनी होगी? तो 650/2 + 1 कितना आ गया? ये आपका 325 + 1, मतलब 326 जो लोग इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन करके लोग आते हैं, जिस भी पार्टी के पास 326 की वैल्यू रहेगी, इतने लोग उनकी चुन करके आएंगे, वो पार्टी रूल करेगी। तो ये पार्टी इस समय कौन सी रूल कर रही है? लेबर पार्टी रूल कर रही है। तो लेबर पार्टी के पास लगभग इतनी होगी, इससे ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो एक तो सिंपल फंडा ये क्लियर हो गया। हमारे यहाँ का क्या रूल है? हमारे यहाँ 552 थे, जिसमें 2 चले गए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। 550 है इस समय, 550। तो हमारे यहाँ जो मेजोरिटी देखी जाती है इससे देखी जाती है। तो यहाँ पर इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस, इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस देखो सेम है। यहाँ से अपने को सिमिलरिटी और डिफरेंसेस याद रखने हैं, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में यही आपके काम का है, यही आपके काम का है, ठीक है। बहुत तसल्ली से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और इसलिए मैं इसको इतना डीपली समझा रहा हूँ क्योंकि ये लक्ष्मीकांत में भी आपको नहीं मिलेगा, तो यहीं पर समझ लो। करेंट अफेयर में मैं उन चीजों को खासकर कवर करूंगा यहाँ पर जो आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम उनको बहुत तसल्ली से कवर करेंगे, हर चीज को समझ करके करेंगे, कम से कम याद रखना पड़े। चीजें एक बार दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो याद रखना भी आसान होगा, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं एक चीज ये क्लियर हो गई। दूसरा, वहां पर क्या है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया। प्राइम मिनिस्टर वहां का लोअर हाउस से ही होना चाहिए, मतलब अगर ये हमारी प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो हमारे यहाँ तो अपर हाउस से भी हो सकता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपर हाउस से हो सकता है। हद तो ये कि वो 6 महीने के लिए बन सकता है कोई भी, फिर 6 महीने के बाद उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि एक प्रोविजन है, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि चुना हुआ मेंबर होना चाहिए लोअर हाउस का, और वही उन्हीं में से एक को बनाया जाता है, ठीक है। अपने यहाँ क्या है? हमारे यहाँ लोअर हाउस का ही बेसिकली बनता है, पर अगर पॉसिबिलिटी नहीं आ पा रही तो अपर हाउस का भी पार्टी बना सकती है। ये बात क्लियर हो गई। अब एक सिंपल से डिफरेंस ये याद रखना है। दूसरी बात समझते हैं। यहाँ पर जो 5 ईयर टेन्योर है, ये 5 ईयर टेन्योर बेसिकली देखो यहाँ पे लिखा है 5 ईयर टर्म्स ऑफ सर्विस
is limited to parliamentary term of the party in power, not the individual PM। यहाँ पर और खास बात समझो कि यहाँ पर जो 5 ईयर टेन्योर दिया गया है, वहां पर वो 5 ईयर टेन्योर जो भी पार्टी पावर में है उसके लिए, इसके लिए है जो पार्टी पावर में है। हमारे यहाँ 5 ईयर का जो टेन्योर है वो किसके लिए है? वो उसके लिए है, हम बताओ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसमें लिख देता हूँ, ठीक है, लोअर हाउस के लिए। और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 83, और उसका आप क्लॉज 2 पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि लोअर हाउस का टेन्योर 5 ईयर किया गया है, ठीक है। तो लोअर हाउस का टेन्योर यहाँ पर है, पार्टी का टेन्योर यहाँ पर है। इन लोगों को पावर दी गई है कि आप, यहाँ पर इंडिविजुअल की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर हमारे यहाँ भी पीएम रिप्लेस किए जा सकते हैं, एक को हटाकर दूसरे बनाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ एक सिंपल प्रोसेस है कि इनको हटाएंगे तो दूसरे को अपना फ्लोर में अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। वहां पर भी यही है कि जो पार्टी है वो अगर मान लो केयर स्टार्मर को हटा रही है तो दूसरे जो एनडीआर है उनको अपनी सपोर्ट प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे यहाँ ये काम पार्लियामेंट में होता है, उनके यहाँ भी यही होता है। और उसके बाद हमारे यहाँ ये चीज कौन इसको फाइनलाइज कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, उनके यहाँ मोनार्क करते हैं, ठीक है ना। वो आते हैं, वो आपको इनवाइट करते हैं, आप गवर्नमेंट बनाओ। यहाँ पर ये इनवाइट करते हैं, आप गवर्नमेंट बनाओ। तो ये एक हल्के से डिफरेंस है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ आर्टिकल 83 का क्लॉज 2, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बेयर एक्ट रखो। देखो क्या क्या प्रॉफिट है, क्या इसके यूज है, मैं आपको बता देता हूँ। बेयर एक्ट आपको डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स पढ़ाएगा। आप बेयर एक्ट से पढ़ोगे तो हम जब क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में कि ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि नहीं, अब अगर आप बार बार बेयर एक्ट प्रेफर करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि यार ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं है। एक तो ये प्रॉफिट हो गया। दूसरा, बेयर एक्ट पढ़ोगे तो बार बार आर्टिकल देखोगे। क्वेश्चंस काफी प्रीलिम्स में आते हैं कि इसको इसमें मिलाना है, इसको इस पे मिलाना है, तो ये काम भी हो जाएगा। तो देखो, मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स भी तैयार होता जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ये चीज समझ में आ गई। यहां से अपने को छोटा सा डिफरेंस ये पकड़ के आ गया। अब देखते हैं, पीएम का जो सिलेक्शन होता है बिगिंस विद द जनरल इलेक्शन। हमारे यहाँ भी यही होता है, पीएम के सिलेक्शन से पहले जनरल इलेक्शंस होते हैं। सिटीजन्स वोट करते हैं एमपीज को, और एमपी जो कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से होते हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स में जाते हैं, और जो लीडर होता है उस विनिंग पार्टी का वो सब्सिक्वेंटली इनवाइट किया जाता है मोनार्क द्वारा, जो कि इस समय किंग चार्ल्स थर्ड है, टू फॉर्म न्यू गवर्नमेंट। सिंपल प्रोसेस है, कोई डाउट इसमें नहीं। लीडर ऑफ जो विनिंग पार्टी का जो भी लीडर होगा, जिसके फेस पे चुनाव लड़ा गया होगा या फिर उन पार्टी ने उसको फेस बनाया होगा, उसी को चुन करके इनवाइट किया जाता है कि आप एज अ पीएम के लिए अपॉइंट किए जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम पावर स्टेम्स फ्रॉम देयर एबिलिटी टू कमांड कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि कॉन्फिडेंस की यहाँ बात बहुत इंपॉर्टेंट की गई कि जो एमपीज हैं उनका कॉन्फिडेंस परमानेंटली बना रहे, ये पीएम को बहुत ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है। हमारे यहाँ भी बनाती यही है, पर क्योंकि यहाँ पर इनका ज्यादा से नहीं होता है, पर वहां पर क्या है, से है इनका काफी। तो जब तक पीएम इन लोगों का कॉन्फिडेंस बना करके रखते हैं, तब तक एज अ पीएम आप आराम से बने रहोगे। पर अगर इनके कॉन्फिडेंस लूज होते हैं, जैसे केयर स्टामर का यही तो हुआ कि इनके पास ये बहुत इंपावर्ड होते हैं वहां के एमपी, वो इनके वर्क की स्क्रूटिनी कर सकते हैं, ठीक है, कि आप जो कर रहे हो सही है गलत है। उसके बाद इनका थोड़ा एब्सटेंट फाइल में भी कुछ नाम इधर उधर करके लिया गया, तो इनकी मतलब फेस वैल्यू भी थोड़ी सी डाउन हो गई। तो वहां के जो एमपी थे उन्होंने कहा कि इनके वर्क में भी इम्पैक्ट है, क्योंकि एक इलेक्शंस भी हार गए जो है लोकल के। तो उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। तो देखो, अकाउंटेबिलिटी कितनी अच्छी यहाँ पर फिक्स की गई है कि आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। इसके लिए एमपीज प्रॉपर स्क्रूटिनी करते रहते हैं, और यहां पर इनके स्क्रूटनी का ही रिजल्ट रहा कि इनको छोड़ना पड़ गया। कि देखो, द पीएम्स पावर स्टेम्स फ्रॉम,
थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, ये दिल्ली के लोग हैं हमारे, ये इनकी गाड़ियां आप समझ सकते हैं। The PM's power stems from their ability to command the confidence of their elected MPs. The loss of internal confidence can trigger a party's specific leadership elections. If successful, तो देखो loss of internal confidence, इस बात का याद रखो, it trigger a party specific leadership election. पार्टी अपने ही अंदर इलेक्शन कराकर आपको रिप्लेस कर सकती है अगर आपने पार्टी का इंटरनल कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। तो पीएम स्टार्मर के साथ यही हुआ कि उन्होंने पार्टी का कॉन्फिडेंस, जो लोग थे एमपी थे, उनका कॉन्फिडेंस लूज करने के कारण उनको रिप्लेस किया जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इन्होंने बता रखा है कि दिस इज बिकॉज ब्रिटिश सिस्टम ट्रीट्स पीएम एज अ प्राइमस इंटर पार्स। ये इसको पार्स बोलते हैं बच्चों। तो ये फर्स्ट अमंग इक्वल्स है। क्या है? फर्स्ट अमंग। जैसे ये लाइन में खड़े हैं, सारे इक्वल है, बस आपको फर्स्ट खड़ा कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर जब रिप्लेसमेंट होगा तो आसान होगा, आप भी इक्वल है, आप भी इक्वल हो, आप भी इक्वल हो, हर कोई इक्वल इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो इसीलिए इनको प्राइमस इंटर पार्स कहा जाता है, क्योंकि यू आर जस्ट फर्स्ट अमंग इक्वल्स। इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसलिए आसान होता है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, कॉन्फिडेंस ऑफ इलेक्टेड एमपीज हु फार क्लोजर, ये ठीक है, पार्टी स्पेसिफिक लीडरशिप की बात कह ली गई, ये यहाँ पर चलता है। अब देखो, एक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जब प्राइमस इंटर पार्स की बात आती है तो मुझे आप बताना कि डी फैक्टो कौन होता है और डी ज्योर कौन होता है। ठीक है, डी फैक्टो और डी ज्योर मैं बता देता हूं, आप छोटा सा काम मुझे बस लिख देना, डी फैक्टो कौन होता है। ठीक है, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने लोग वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, कितने लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बनेगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस कैसे चेक किया जाता है, आप सोचो। हमारे यहाँ एमपीज को अपने प्राइम मिनिस्टर पर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, इसके लिए हमारे यहाँ भी प्रोसेस है। क्या है कि कोई मोशन, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। दूसरा, जैसे मनी बिल पास हुआ, अगर नहीं पास कराया गया तो भी कोलैप्स कर जाएगी गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ भी अलग अलग तरीकों से कंसेंट चेक की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर को कितने लोग अपना बिलीफ दे रहे हैं कि नहीं। जब तक लोगों को बिलीफ है, जब तक एमपीज को अब देखो, आप खुद ही से ना करो तो वो अलग चीज हो गई, पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनली इंपावर्ड किया गया है, ये आपको याद रखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर इंपावर्ड। वो यूज ना करें, उनकी अपनी मसला है। ठीक है, अब मैं आपको पेन दे दूं, आप उसको रखे रहो, तो फिर वो उसमें गलती हमारी नहीं कि हमने आपको पेन कॉपी नहीं दिया पढ़ने के लिए, आप यूज नहीं करो, ये आपकी कमी है। तो यहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको दे रखा है। ठीक है, तो यहां से हमारा हो जाता है काम। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर फिर ये चीजें दे रखी हुई है। रिप्लेस करने के लिए, जो पीएम को रिप्लेस किया जाता है, उसके लिए रूल्स क्या है। ठीक है, देखो स्टार्मर्स को रिप्लेसमेंट करने के लिए क्या रूल्स हैं। जो वैकेंसी ट्रिगर होगी, तो देखो द लीडरशिप कॉन्टेस्ट बिगिंस वंस द करंट हेड आइदर रिजाइन कर दे या फिर फॉर्मर challenges is backed by 20% of the MPs। तो फॉर्मल कोई 20% MPs इकट्ठा होकर के वो उनके खिलाफ बोल दें कि ये हमें पसंद नहीं है, इनकी इन चीजों से हम संतुष्ट नहीं है, ऐसे में उसको या तो रिजाइन करना पड़ेगा या पार्टी उस पर कोई एक्शन लेगी। ठीक है, अब टाइम टेबल आता है, क्या है, अपॉन फेसिंग लीडरशिप वैक्यूम, पार्टी का जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी है वो इमीडिएटली कन्वीन करती है टू अग्री ऑन एन इलेक्शन टाइम टेबल इंक्लूडिंग द लीडर नॉमिनेशन और वोटिंग टाइम फ्रेम। अब ये पार्टी के अंदर की बात चल रही है कि पार्टी डिसाइड करेगी कि अब हम एक नया टाइम टेबल निकाल रहे हैं, यहाँ पर नए लीडर का चुनाव होना है, लोग आएंगे, वोट डालेंगे, किस दिन डालेंगे, कैसे डालेंगे, सब उसके लिए पार्टी एक टाइम टेबल निकाल देती है। कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है, कैंडिडेट मस्ट बी एन एमपी इन द हाउस ऑफ द कॉमन्स एंड हैव रिक्विजिट सपोर्ट अमंग्स द मेंबर। यहाँ पे देखो क्लियरली लिख दिया गया है, जो मैं आपसे कह रहा था कि जो कैंडिडेट है, जो नॉमिनेट कर रहा है ऐसा उसके लिए कंटेस्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए,
he or she must be the member of parliament in the हाउस ऑफ कॉमन, लोअर हाउस का मेंबर होना चाहिए। तो ये 100% बात हो गई। क्या हो गई कि आपको देखो यहां पर इसको ध्यान से समझना है कि जो एमपी है वो लोअर हाउस का होना चाहिए, मतलब लोअर हाउस का, और तभी वो नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, तभी वो नॉमिनेशन फाइल कर सकता है किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। ये वहां का रूल है, ठीक है। एफिलिएटेड सपोर्ट क्या है, कैंडिडेट मस्ट सिक्योर नॉमिनेशन फ्रॉम 5% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेबर पार्टीज और 3 एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन जैसे उसमें से एक है। तो ये बेसिकली एक आपको नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक प्रोसेस बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस तरह से चीजें होती है। ये ना तो याद रखना है, ना एग्जाम में ये कहीं पर आपसे आएगा, पर क्योंकि एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं, तो उसको इस तरह से समझ लेंगे तो हमारे अपनी चीजें पॉइंट्स याद रहेंगे। क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। तो देखो एक सिंपल प्रोसेस था, वैकेंसी हुई, वैकेंसी के बेसिस पे टाइम टेबल बना, किस दिन क्या होना है, कैंडिडेशन, जो कैंडिडेट थे वो नॉमिनेट कर लिए, एफिलिएटेड सपोर्ट होना चाहिए तभी आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हो, ऐसे तो हर कोई कर देगा फिर। तो एक सिस्टम बना दिया गया कि भाई इतने लोग आपको सपोर्ट करेंगे तभी आप जो है नॉमिनेशन फाइल कर सकते हो। वंस द फाइनल बैलेट इट्स सेट, वोटिंग टेक्स प्लेस, तो वोटिंग होगी और ऑल पार्टी मेंबर्स एंड एफिलिएट्स वोट बाय प्रेफरेंशियल बैलेट्स, रैंकिंग द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस और द विनिंग कैंडिडेट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्रेफरेंशियल बैलेट्स होता है। अब ये क्या होता है भाई, देखो यहां पर बात चल रही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, किसकी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक। यहां पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट नहीं है। ये क्या होता है, ये होता है बेसिकली डायरेक्ट, और सिर्फ एक व्यक्ति को चुनना है, ठीक। आपने वोट डाला, इसी के नाम चलेगी। अब ये जीते हारे इसकी अपनी समस्या, पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है, उससे क्या है, आप 2-3 व्यक्तियों को नंबर वाइज कर देते हो, ठीक है। इतना बेसिक आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो घबराओ मत। जितने भी नए बिगनर्स हैं, मैं जब लक्ष्मीकांत पढ़ाऊंगा ना तो उसमें डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, उसमें जो अपर हाउस का इलेक्शन होता है ना, अपर हाउस के जो मेंबर का, उसमें इन जगहों पर इसी तरीके से हमारे इंडिया में होता है। तो मैं आपको बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। यहाँ बस इतना समझ लो कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर का है, उनका जो इंटरनल, मतलब जो पार्टी चूज कर रही है किसी प्राइम मिनिस्टर को, उसके लिए कौन सा होता है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। पार्टी के मेंबर चुने गए, वो कैसे चुने गए, वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से चुने गए। और ये कैसे चुने गए, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इतना छोटा सा डिफरेंस आप याद रख सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है वो लीडर सबके सपोर्ट से बनता है, पर ऐसा कोई चुनाव ना आज तक हुआ है, ना मुझे लगता है कभी होगा, क्योंकि आपसी सहमति से ही किसी को बनाते हैं और जो पार्टी कर देती है उसी को सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए ऐसा कोई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हुआ हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेंथ नॉट इन इंस्टेबिलिटी। अब यहाँ पर जो आर्टिकल लिखा गया है उसमें ये कह रहे हैं कि ये जो इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स है, ये एक स्ट्रेंथ है किसको, डेमोक्रेटिक वैल्यू की, किसकी, डेमोक्रेटिक वैल्यू की। तो जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यू बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दो। अगर थोड़ा भी वो अनअकाउंटेबल हो रहा है तो उसको तुरंत उस पोस्ट से हटा दो। तो ये जब एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है कि जब पार्टी देख रही कि कोई जो है पीएम के पोस्ट पर है और परफॉर्मेंस उसकी सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपने ही एमपी जो लोग उसको सपोर्ट करके वहां तक पहुंचाए हैं उनका ही कॉन्फिडेंस उससे लूज कर गया है, तो पार्टी ने इसको विद इन एक प्रोसेस उसको हटा दिया। यहां से किसी प्रकार का री इलेक्शन नहीं होना है, चुनाव नहीं होना है, तो ये कोई इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। हमारे यहाँ अगर मान लो जैसे अटल जी ने रिजाइन कर दिया था कि भैया हम एज अ पीएम हमें नहीं सपोर्ट मिल रहा, हम रिजाइन कर दे रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, पूरा चुनाव हुआ, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं है, अगर पार्टी मेजोरिटी में है, हमारे यहाँ भी यही है, अगर पार्टी मेजोरिटी में है
और किसी एक को हटा करके दूसरे को लाना ईज़ी है, पर ऐसा होता नहीं है बेसिकली। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि जब एक बार की 1977 के समय में कोलिशन की गवर्नमेंट बनी थी। मेजॉरिटी की तो गवर्नमेंट में ऐसा कभी देखा नहीं गया, पर कोलिशन की गवर्नमेंट में एक मान लो नेता बना, फिर उससे सहमत नहीं थे जो जो लोगों ने सपोर्ट किया करके बनाया, तो फिर उन्होंने दूसरे नेता को चुना। उससे नहीं सपोर्ट थे, कुछ लोगों ने सपोर्ट खींच लिया अपना, और उससे क्या हुआ कि पार्टी जो मेजॉरिटी इसको क्रॉस करना था वो नहीं कर पाई। तो जब मेजॉरिटी की वो काउंट नहीं आप क्रॉस कर सकते, तो आपको फिर दोबारा री इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो ये जो हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां से लिया था, तो ये इसीलिए लिया था क्योंकि इसमें काफी प्रोविजंस है जो डेमोक्रेटिक वैल्यू को सपोर्ट करते हैं। किसको? डेमोक्रेटिक वैल्यू को सपोर्ट करते हैं। ये कितनी अच्छी डेमोक्रेटिक वैल्यू कि अगर कोई पीएम, अब यहाँ पर तो ये देखो कहा गया है, इसमें देखो फर्स्ट में लिखा है, सिंस 2016 से कोई भी सिंगल ब्रिटिश पीएम जो है कंप्लीट नहीं कर पाया है अपना 5 ईयर टेन्योर। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, जिसके कारण से उसको रिप्लेस कर दिया जा रहा था दूसरे से। अभी इनका भी 2029 तक टेन्योर था, पर देखो इनको रिप्लेस कर दिया गया। तो ये एक छोटा सा, अब हम जल्दी से थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं, आपका टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। तो देखो सबसे पहला बात ये है कि यूके में 2 हाउसेस हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ लोअर हाउस अपर हाउस, वहां भी 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वहां का जो पीएम होगा वो 100% कहाँ का होगा? लोअर हाउस का होगा, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो 5 ईयर टेन्योर वहां फिक्स किया गया है वो पार्टी के लिए किया गया है, ठीक है। हमारे यहाँ ये फिक्स जो है 83 आर्टिकल 83 में आप देखोगे तो लोअर हाउस के लिए 5 ईयर का टेन्योर दिया गया है, ठीक है। वहां पर भी सेम प्रोसेस है कि सिटीजन चूज करेगा, फिर एमपी, एमपी से पीएम, और पीएम बनने के लिए पहले मोनार्क जाएंगे, मतलब वो जो किंग चार्ल्स थर्ड है, फिर उनके अप्रूवल के बाद ये एज लीगल तरीके से, फॉर्मल तरीके से पीएम के पद पे हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया पार्टी। वहां पर क्या है कि जो एमपीज हैं, ये याद रखना कि जो एमपीज है वो बहुत इम्पावर्ड है, वो स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं, और वहां पर जो भी यहाँ पे पीएम होगा उनको इनका कॉन्फिडेंस बनाकर रखना होता है इस पोस्ट पर बने रहने के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात याद हो गई। अब ये आप जब देखोगे कि अपना सिलेबस खोलना और सिलेबस में देखना कि जो फोर्थ पॉइंट मैंने आपको कंपैरिजन बताया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना उससे रिलेटेड, तो आपको लगेगा कि यार हमने बहुत इजीली इन चीजों को याद पढ़ लिया है। एग्जाम में इन केस अगर इक्का दुक्का कुछ आ गया और यूके से आ गया, तो हम इतना तो यहाँ से समझ गए हैं कि हम कुछ तो लिख ले जाएंगे, ठीक है। अब 3 आवर्स होता है मेंस में, 20 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन में हम मास्टर नहीं बन सकते हैं। तो मेरे ये क्लासेस लेने का जो पर्पस है, इसीलिए मैं 6th से आपको शुरू कर रहा हूँ, 12th तक लेके जाऊंगा एनसीईआरटी, ठीक है। आप सबका सपोर्ट रहा उस बेसिस पर, और आप मुझे कमेंट पे बता भी सकते हैं कि आपको ये इनिशिएटिव चाहिए या नहीं चाहिए, उस बेसिस पे भी मैं सोचूंगा। आप मुझे बताओ, मैं इस इनिशिएटिव को शुरू करने जा रहा हूं, आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा ये जर्नी वैसी रहेगी, ठीक है। तो इसके पूरे इस प्रोसेस को मैंने इसीलिए इसको ऐसे टाइम टेबल में बनाया हुआ है कि पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, और इन दोनों को पढ़ते पढ़ते हम बेयर एक्ट और पीवाईक्यू समझ लेंगे। तो हमारा ये जो पेपर सेकंड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ में हमारी पॉलिटी जो है, जो काफी अच्छा मार्क्स देती है आपको प्रीलिम्स में, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीडियो है। अब आपको क्या करना है आपको पता है, यहाँ ये हल्का सा लाइक प्रेस करना है, शेयर करना है, और फिर सब्सक्राइब कर देना है, ताकि मेरी भी एनर्जी आप तक बनी रहे। थैंक यू सो मच, एंड वेरी वेरी हैप्पी दैट यू हैव कंप्लीटेड दिस क्लास टिल नाउ। जो जो बच्चे यहाँ तक आ गए हैं, लिटरली आपको कह रहा हूँ आप सही रास्ते में हो, क्योंकि देखो शॉर्ट से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये जो 1 वर्ड्स पढ़ा देते हैं, ये जो बता देते हैं कि ये क्या 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 तो आजकल चल रहा है, छोड़ो अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं।